अजीज दोस्तों नमस्कार। अजीज दोस्तों, फैमिली थी। 7 बार मैंने हज किया, कई सौ उम्रे किए और जीवन इसी तरह चलता रहा। मेरी फैमिली इतनी प्रैक्टिसिंग थी कि हमारी फैमिली में कई हाफिज कुरान हैं, लेकिन मेरे अंदर एक बेचैनी थी। मुझे कई सवालों के जवाब नहीं मिलते थे। जिस धर्म से मेरा ताल्लुक था, ये जो आप वीडियो देखी आपने छोटी सी, ये मेरे छोटे भाई मायंक जो गुड़गांव में रहते हैं उन्होंने भेजी है। दिल्ली में धर्मांश फाउंडेशन का एक प्रोग्राम था और उसमें मेरी ये वीडियो चलाई गई है। आपको पता है कि मेरा बड़ा एक फैमिली रिलेशनशिप है डॉक्टर ओमेंद्रा रत्नू जी से और जे आहूजा भाई से, और ये दोनों ने मुझे हमेशा अपने भाई की तरह ट्रीट किया है। और मेरे बुरे वक्तों में धर्मांश जितना मेरे साथ खड़ा रहा है ना, कोई नहीं खड़ा रहा भाई। इतना ज़्यादा मुझे किसी ने सपोर्ट नहीं की। हर बुरे वक्त में मेरे लिए पहली आवाज़ होती है धर्मांश। और धर्मांश फाउंडेशन के इस प्रोग्राम में मेरी वीडियो चलाई गई, मुझे बड़ा मान सम्मान मिला। उधर मयंक ने बताया कि उधर लोगों ने मेरी वीडियो को पसंद भी किया और मेरे लिए एक शील्ड भी मयंक ने रिसीव की वहाँ पे। बहुत आनंद का दिन है हमारे लिए। निमित्तिकम संस्था के लिए एक मील का पत्थर हम कह सकते हैं। मेरे पाकिस्तान से निर्वासित भाई, विस्थापित भाई श्री सिंह जी, खुशी का दिन है आज बहुत खुशी का दिन है सर। हमें एक पुत्री बेटिया प्राप्त हुई है और बहुत कष्ट में ये माँ है बच्ची की। क्या नाम है आपका? है सविता। हाँ, कविता। तो एक हार्ट की कंडीशन है जिसके कारण प्रेगनेंसी कठिन थी, लेकिन सारे एक्सपेंसेस हमें जो हॉस्पिटल है, एक कार्डियोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर अमित शरण जी, डॉक्टर अमित शरण, बहुत बहुत धन्यवाद उनको कि उन्होंने बहुत डिस्काउंटेड रेट्स के अंदर बहुत कम काम में समय पैसे में ये काम कर दिया। और श्री सिंह की इच्छा है कि मैं इस बच्ची का नामकरण करूं। हाँ जी, हाँ जी। तो मैं अपनी दिवंगत माँ के नाम पर इस बच्ची का नामकरण मैं सोच रहा हूँ करने की। हम इसको आनंद कौर का नाम दे रहे हैं और माँ भगवती करे आनंद कौर है। इसको अब है ना, ये हमारे घर में लक्ष्मी आ गई और मैं सोचता हूँ कि ये बिटिया नया प्रभात लेकर आएगी इन सिखों के लिए, इन हिंदुओं के लिए जो पाकिस्तान से विस्थापित होकर यहाँ निर्वासित जीवन बिता रहे हैं। बहुत कष्ट में, अकल्पनीय कष्ट है, लेकिन जीवन की प्रवाह है, जीवन का प्रवाह चलता रहता है। और आनंद का हमारे बीच में इस तरह अवतरण होना ये प्रमाण है इस बात का कि जीवन का प्रवाह, सनातन हिंदू धर्म का प्रवाह ऐसे ही चलता रहेगा। हम सब इसी तरह से अपने संघर्षों को जीते हुए अपना अस्तित्व बनाए रखेंगे। हर हर महादेव। ये आप डॉक्टर ओमेंद्रा रत्नू जी को सुन रहे थे। कहीं भी किसी भी सनातनी को, भारतवासी को, मतलब राष्ट्रवादी को कोई तकलीफ हो तो सबसे आगे धर्मांश खड़ी होती है। और डॉक्टर ओमेंद्रा रत्नू जी, जे आहूजा जी को कहीं कोई मसला नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। डॉक्टर साहब का अपना हॉस्पिटल है, मियाँ बीवी दोनों प्रैक्टिसिंग डॉक्टर्स हैं। जे आहूजा भाई का अपना बहुत अच्छा बिजनेस है, फैमिली बिजनेस है इनका। लेकिन ये किस तरह से अपना वक्त, अपना टाइम, अपनी एनर्जी, जहाँ हिंदू तकलीफ में होगा ये आगे आते हैं।
बांग्लादेश में जो अभी चल रहा है उस पर भी ये बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है और कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ के हिंदुओं के लिए कुछ करें। मैं तो सिंध के हिंदुओं के हवाले से जानता हूँ कि इनका कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है, वहाँ से फंसे हुए हिंदुओं को निकालना और कई चीज़ें। मैं उनके साथ जोधपुर, जयपुर में जो इन्होंने पाकिस्तान से आए हुए हिंदुओं की जो कॉलोनियाँ बनाई हैं, किस तरह उनकी सहायता कर रहे हैं, ये सब मैं आई विटनेस हूँ, मैं जाके देख के आया हूँ। वहाँ पे देखें, जो आता है ना लुटा फुटा कहीं से, उसकी कई समस्याएं होती हैं, कोई एक मसला नहीं होता। फैमिली होती है, रहना, खाना पीना, कपड़ा लत्ता, ये तो बेसिक चीज़ हैं। इसके अलावा बच्चों की एजुकेशन होती है, हेल्थ होती है, जॉब्स होती हैं, लीगल मैटर्स होते हैं, उनका पेपर वर्क करना कि एक आदमी आता है, अजाइलम लेता है, उसको जब तक लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलेंगे तब तक वो मतलब बहुत मुश्किल में होता है। ये सब चीज़ें ये लोग करते हैं। धर्मांश इसके पीछे पूरा काम करता है और इसके सिलसिले में ये अपने तौर पर तो जितना कर सकते हैं करते हैं, बाकी अपने हिंदू दोस्तों से सहायता मांगते हैं कि आप 100 रुपया महीना भी करेंगे ना तो बड़ी बात है। अगर 1 करोड़ लोग भी कर लें 100 रुपया महीना तो 100 करोड़ बन जाते हैं। कितना हिंदू बचाया जा सकता है, ये सोचने वाली बात है। 100 रुपये में आजकल क्या आता है, एक वड़ा पाव नहीं आता। तो सोचिएगा इस पे। अजीज दोस्तों, बांग्लादेश की सूरत हाल पे आऊँगा। जो इस वक्त बांग्लादेश पाकिस्तान कर रहे हैं ना, इसका सॉल्यूशन तो सिर्फ ये है। अब ये धमकियां दे रहे हैं कि भारत का चिकन नेक बांग्लादेश के कब्जे में। बांग्लादेश की औकात क्या है, साले चावल तो भारत से मांग रहे हैं, खाने को तो टका नहीं है। चिकन नेक की बात करोगे ना तो बांग्लादेश की बहुत सारी नेक है, और बांग्लादेश की नेक जिस दिन भारत ने दबानी शुरू कर दी ना, चीखें निकलेंगी, चीखें आसमान तक पहुंचेंगी। और पाकिस्तान की तो चीखें अभी मई में हमने सुनी थी। अभी कल इसाक डार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता रहा था कि नूर खान एयरबेस पे अटैक किया था भारत ने। परसों आसिफ जरदारी बेनज़ीर भुट्टो की बरसी के ऊपर स्पीच कर रहा था तो कहता है मुझे कोर कमांडर का फ़ोन आया कि सर भारत ने हमला कर दिया है और कई जगहों पे बमबारी हो रही है, आप बंकर में आके छुप जाएं। और बंकर में आसिम मुनीर और सारे फौजी छुप के बैठे हुए थे। भाई, फौजियों का काम बंकर में जाना नहीं होता। जब 9/11 हुआ था तो मुझे याद है कि जॉर्ज बुश, डिक चेनी, इन सब को, जो वाइस प्रेसिडेंट था डिक चेनी, सब बंकरों में छुप गए थे। लेकिन अमेरिका के आर्मी के जनरल्स थोड़ी गए थे। यहाँ पे पॉलिटिकल गवर्नमेंट, पॉलिटिकल सारे बाहर बैठे हैं, ये भाई साहब बंकर में छुप के बैठ गए थे। तो भारत पाकिस्तान के साथ तो जब करेगा ना तो पाकिस्तान को अच्छी तरह पता चल जाएगा और दुनिया में जो नक्शा है ना पाकिस्तान का वो रहेगा नहीं फिर। और ये जो एक अलायंस की बात कर रहे हैं ना कि बांग्लादेश और पाकिस्तान भारत को दो तरफ से घेरेंगे, तो मैं आप लोगों को याद दिला दूं भाई कि एक वक्त था कि ये दोनों एक कंट्री थे। जब एक कंट्री होते हुए तुम कुछ नहीं कर सके, बीच में इतना बड़ा भारत है, तुम क्या करोगे? हजारों माइल का फासला है तुम दोनों के बीच में, किस तरह मैनेज करोगे? समंदर के किनारे तुम कुछ कर नहीं सकते, इतना बड़ा भारत है, कहां से करोगे? हर तरफ भारत के कंट्रोल में हो। लेकिन ये जो बड़क्के हैं ये इससे फर्क पड़ने वाला नहीं है। अजीज दोस्तों, मसला ये है कि भारत में बहुत गंदा खेल, बांग्लादेश में भारत के खिलाफ बहुत गंदा खेल खेला जा रहा है। जब से हसीना वाजिद की सरकार अमेरिकन इकोसिस्टम ने गिराई है, तब से टोटल आईएसआई और आईएसआई के टेररिस्ट मौलवियों के कंट्रोल में चला गया है। कई जनरल्स पिछले 1 साल में बांग्लादेश का ट्रिप कर चुके हैं।
बाकायदा उनको टेररिज्म के रास्ते दिखाए जा रहे हैं। बांग्लादेश इतना गलत हाथों में जा चुका है कि इनको सोचना चाहिए कि पाकिस्तान का हाल देख लो, सोमालिया का हाल देख लो, यमन का हाल देख लो, सीरिया इराक का हाल देख लो, तो यह है कि अफगानिस्तान का हाल देख लो। तुम लोगों के साथ यही हो रहा है। अब लश्कर तैयबा के टेररिस्ट गए थे, अभी तबलीगी इज्तिमा हुआ था वहां पे बांग्लादेश में, वहां पे लश्कर तैयबा के टेररिस्ट गए थे। हर मिलिट्री की जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं उनके लोग जा रहे हैं। पाकिस्तान में अहले हदीस है ना, वो 1 to 2% है पॉपुलेशन में, लेकिन पाकिस्तान की आर्मी और ISI में अहले हदीस काफ़ी हैं। और अहले हदीस हाफिज सईद जो है ना, वो भी अहले हदीस है। लश्कर तैयबा अहले हदीसों की जमात है, टेररिस्ट। अहले हदीस का जो चीफ है ना, जिसको अल्लामा कहते हैं, इब्तिसाम इलाही ज़हीर, ये पिछले कुछ महीनों में 2 बार बांग्लादेश जा चुका है। आदमी का बोल बाला कर दिया। अल्लाह की कसम मैं ये बात कह देना चाहता हूँ, वला वजील बसीरत कह देना चाहता हूँ, दुनिया के सारे सियासी निजाम अगर जमा हो जाए तो निजाम मुस्तफा का मुकाबला नहीं कर सकते। नहीं। सेकुलरिज्म के जरिए, कौम परस्ती के जरिए, नस्लिज्म के जरिए, बरादरी के बुतों के जरिए, पार्टी के जरिए मेरे नबी के निजाम को निकालने की कोशिशें की जाती हैं, लेकिन अल्लाह के फजल करम से उलमा अहले सुन्नत और उलमा अहले हदीस जब तक जिंदा हैं, इस धरती के ऊपर कमली वाले के निजाम को इंशाअल्लाह नाफिज करके रहेंगे। एक वक्त आएगा बंगाल में भी निजाम अगर चलेगा तो मोहम्मद करीम का चलेगा इंशाअल्लाह। मसलक अहलुल हदीस जिंदाबाद, मसलक अहलुल हदीस अल्लामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहब, लिल्लाहि तकबीर। और उन लोगों को टेररिज्म की भाषण देता रहा है। अजीज दोस्तों, बांग्लादेश जिस रास्ते पे चल पड़ा है ना, अब मुझे नहीं लगता कि भगवान भी इसको बचा सकते हैं। उस्मान हादी को मारा जाता है, फौरन टोटल भारत के खिलाफ एजिटेशन शुरू हो गई। अब उस्मान हादी का भाई कह रहा है कि मोहम्मद यूनुस ने मरवाया है, और जिसने मारा है आसिफ करीम ने, वो गायब है। अब उसकी बीवी, उसके बहनोई और उसके दोस्त और इन सब को, आसिफ करीम मसूद के सब रिश्तेदारों को उठा के ले गए हैं ये, लेकिन वो गायब है। टोपी भारत पे आ रही है। मारा इस्लामिक एक्सट्रीमिस्टों ने, क्योंकि वो बांग्लादेश में अमेरिकन इकोसिस्टम का सबसे बड़ा हथियार था, आंदोलन उसी ने कराया था। वो एक टेररिस्ट था, सिंपली टेररिस्ट था। अजीज दोस्तों, मसला ये है कि बांग्लादेश का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड है। बांग्लादेश वापस पाकिस्तान के असर में आ गया है, और ये बहुत भारी पड़ने वाला है। मैं आपको उसके बारे में कई डिटेल्स दे सकता हूँ। देखें, वो जमात जो अपने मोहसिन को भूल जाए, जिसने इनको आज़ादी दिलाई, मुजीबुर रहमान, उसके घरों को आग लगाए, उसकी बेटी के साथ इतना बर्ताव बुरा किया गया, उसके स्टैच्यूज को तोड़े जाएं, आप उस कौम से क्या भलाई की तवक्को करेंगे? अजीज दोस्तों, मसला ये है कि ये जो तारिक रहीम है, जो वापस आया है 17 साल बाद, इसने हसीना वाजिद पे बम अटैक कराया था और गिरफ्तार भी हुआ था, लेकिन फिर छूटा तो सीधा लंदन। 17 साल बाद वापस आया है। इसको जो प्रोटोकॉल दिया जा रहा है वो प्राइम मिनिस्टर का प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। ऑलरेडी कहा जा रहा है कि फरवरी के इलेक्शन में वो जीतेगा। अब फरवरी के इलेक्शन में खालिदा जिया की पार्टी, तारिकुर रहमान प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट के जीतने के इशारे मिल रहे हैं।
कौन है ये लोग? जनरल जियाउर रहमान, जिसने मुजीबुर रहमान के कत्ल में इन्वॉल्व था और पहला मार्शल लॉ बांग्लादेश में लाया था, वो जनरल जियाउर रहमान था। पाकिस्तान में जनरल जियाउल हक मार्शल लॉ लेके बैठा था, वेस्ट ईस्ट पाकिस्तान में बांग्लादेश में जियाउर रहमान लेके बैठा था। दो जिया दोनों पाकिस्तान और एक्स पाकिस्तान के रूल कर रहे थे। इसके बाद खालिदा जिया प्राइम मिनिस्टर बनती है जब सो कॉल्ड डेमोक्रेसी आती है, उसकी बीवी, और उसके बाद अब ये इसका बेटा। ये भी शायद इतिहास में एक रिकॉर्ड होगा। शायद मुझे याद पड़ता है कि बंदरा नायके, मिसिस बंदरा नायके और मिस्टर बंदरा नायके, और शायद वहाँ पे मियाँ बीवी और बेटा बने थे या नहीं, लेकिन बांग्लादेश में विल बिकम फर्स्ट कंट्री इन द हिस्ट्री जिसका शोहर भी प्रेसिडेंट या चीफ मार्शल लॉ रहा, बीवी भी प्राइम मिनिस्टर रही, और अब बेटा भी बनेगा। इसको जिताने की पूरी कोशिश हो रही है। मौलवियों की निकल पड़ी। मौलवियों ने कहा कि ये क्या हो रहा है, तो एनसीपी और जमात इस्लामी सीट शेयरिंग, जितनी बाकी की पार्टियां हैं वो सीट शेयरिंग कर रही हैं, जबकि असल बांग्लादेश की सबसे बड़ी पावर आज भी अवामी लीग है। आप यकीन माने, अतीकुर रहमान जब उतरता है ढाका एयरपोर्ट पे, तो दूसरे दिन जब पूरा ढाका घूम लेता है तो कहता है कि मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ कि ये वही ढाका है, बहुत कुछ बदल गया है। बदल गया से मतलब ये है कि हसीना वाजिद ने जो रूल किया है 13-14 साल, उसमें इसने बांग्लादेश में इतना डेवलपमेंट किया है। और दुनिया जानती है कि 2011 का बांग्लादेश और 2024 का बांग्लादेश कितना बदला था। एक बूमिंग इकोनॉमी थी और एक टॉप की इकोनॉमी थी। इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हो रहा था, मेट्रो आ रही थी, और क्या कुछ नहीं हो रहा था। इंटरनेशनल रिलेशनशिप अच्छे हो रहे थे, लेकिन बदकिस्मती के बंगाली इंटरनेशनल साजिश का हिस्सा बन गए। और ये आपको आगे में 4 मिनट की वीडियो छोड़ के जा रहा हूँ। सुशांत सरिन जी भारत के एक नामवर जर्नलिस्ट हैं, इंटेलेक्चुअल हैं। वो बांग्लादेश की सिचुएशन को आपके सामने क्लियर अल्फाज में रख रहे हैं। थैंक यू वेरी मच अजीज दोस्तों फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्टिंग। Well, I think Bangladesh is rediscovering its Pakistani roots because this is the Pakistani playbook that they are following. So, quite clearly, the regime in Bangladesh, which is an illegal, illegitimate regime, unelected, uh, that is now totally in the Pakistani pocket. It's quite clear that that is what is happening. For them to overreact to a small demonstration by 15-20 people who obviously felt very strongly about the kind of persecution, not just persecution, it's cross persecution now of minorities, it's much worse, uh, of minorities and the brutal killing which are taking place in Bangladesh. For them to overreact to a bunch of 15-20 people with some posters shouting some slogans and act as though some kind of an invasion of the High Commission has taken place, it's utterly ridiculous. It's absurd, this kind of an overreaction, but to be expected because absurdity in Pakistan is the same thing, and Bangladesh now rediscovering its East Pakistan roots is towing that line. So it's quite clear that is what is happening. There are also very disturbing reports coming in of, for example, some people are claiming that there are people from the Pakistani establishment who are sitting in government offices in Bangladesh and directing them what they should do and not do. There are reports coming of Pakistan and Bangladesh trying to enter into some kind of a defense deal, which means that there could soon be Pakistani boots on ground or some other kind of assistance being given to Bangladesh, and Bangladesh becomes an outpost to attack India.
And if that was to happen, then all bets are off. It will be a classic case of Bangladesh cutting its, not just its nose, but its neck, and two of its necks to spite India's face. And it's not going to go down well for what uh, some elements in Bangladesh are trying to do. I would still imagine there are people of goodwill in Bangladesh, people who understand how important it is for both countries to have good relations, and we did have very good relations. In fact, the irony is that many of the people who are blaming us for supporting Sheikh Hasina also accuse us of interfering in their country. So try to understand. At one level, they say that you supported Sheikh Hasina. Why did you not pull out your support from her, interfere in our internal affairs, destabilize the government so that Sheikh Hasina could not stay in power? And then these are the same people who say that why did you interfere in Bangladesh? Now make up your mind. You know, now again, like I said, this is the Pakistani mindset. That you cannot add two and two, because every time you try and do it, you either make it three or five. You cannot do basic simple mathematics. Simple logic fails these people. So I think that is where we are at. It's not a very happy situation uh, to have this kind of an atmosphere in a neighboring country, but it is what it is. So I think India will need to start rethinking how it plans to deal with Bangladesh. Uh, a lot of people consider what India is doing or not doing as strategic restraint. But I sometimes wonder whether it's restraint or it's strategic paralysis. And I think we need to do certain things, and it should serve as a lesson for India, even for other countries in the neighborhood and the extended neighborhood and rest of the world. That this notion that we have that we will be living in peace with a particular country for all times to come, I think it's a fallacious notion. It needs to be relooked. You need to have equities and leverages, uh, very deep knowledge of every country which is critical to India's interest, rather than be, caught like a deer in headlights, which is what seems to have happened to some extent as far as India is concerned.